हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। आज मैं फिर आप लोग के सामने एक नया चैप्टर लेकर के हाजिर हूँ और वो है चैप्टर गुणा की संकुचित विधि, कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो चैप्टर स्टार्ट करें उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा मेरा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे ऐसे ही और भी नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए आइए देखते हैं आज एक नया चैप्टर, क्लास 11th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक बिजनेस मैथमेटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर गुणा की संकुचित विधि, कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ध्यान दीजिएगा, गुणा तो हम लोग करते आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हम लोग बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, लेकिन ये जो आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ, जो आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, ये बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। और जैसा कि नाम है ये संकुचित, संकुचित का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि संकीर्ण, एक होते हैं ना संकुचित विचारधारा के लोग, मतलब वो वैसा कुछ नहीं। यहाँ पे संकुचित का मतलब है आपको बहुत बड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन चुटकियों में मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। और खासकर विद्यार्थियों की परेशानी तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब मल्टीप्लिकेशन पॉइंट में रहे, दशमलव में रहे, तो परेशानियां काफ़ी बढ़ जाती हैं। उन्हीं परेशानियों को मैं आज दूर करने के लिए आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर के हाजिर हूँ, गुणा की संकुचित विधि। तो आइए देखते हैं आखिर होता क्या है गुणा की संकुचित विधि। गुणा तो हम लोग करते रहे हैं, मल्टीप्लाई हम लोग करते रहे हैं, लेकिन आज ये संकुचित विधि मीन्स शॉर्टकट मेथड ही, बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। बड़ा से बड़ा गुणा भी आपको एकदम शॉर्ट मेथड में, शॉर्टकट में मैं आप लोगों को उसका प्रोडक्ट निकालने के लिए, गुणनफल निकालने के लिए सिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं वो कैसे होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है विद्यार्थियों की जो मल्टीप्लायर होता है, अगर उसमें पॉइंट या दशमलव कहीं पे भी रहे, उसको एक डिजिट के बाद ही उसको बैठाना है। फर्स्ट डिजिट के बाद मल्टीप्लायर में पॉइंट बैठाना है, और मल्टीप्लिकेंट की बात करें तो उसी के हिसाब से फिर वहाँ पे मल्टीप्लिकेंट में पॉइंट को बैठाना होता है। तो इसके लिए हिंदी के 36 रूल्स या 63 रूल्स, 2 रूल्स हैं इसमें जो कि काम आते हैं। 36 का मतलब आप देख सकते हैं कि एक का मुंह इधर खुला हुआ है तो दूसरे का मुंह इधर खुला हुआ है। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लिकेंट मान लें और इसको मल्टीप्लायर मान लें तो आप खुद समझ सकते हैं कि पॉइंट को हमें किधर ले जाना है। एक एग्जांपल लेकर के यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन है 732.486 मल्टीप्लाइड बाय 0.02896। सपोज कीजिए ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे कैसे। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसके लिए 2 रूल्स लागू होते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 36 का रूल्स, इसको हिंदी में 36 बोलते हैं। 36 हिंदी के 3 है और ये 6 है, यानी 36 का रूल्स हम लोग देखते हैं क्या होता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसका मुंह इधर खुला हुआ है, इसका मुंह इधर खुला हुआ है ना। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लिकेंट मान लें और इसको मल्टीप्लायर मान लें, यानी ये 3 है और ये 6 है, तो जिधर मुंह खुला हुआ है एरो का साइन उधर ही जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि मल्टीप्लायर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये जो पॉइंट है पहला सार्थक अंक के बाद लगना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट यहाँ पे है यह पॉइंट 2 के बाद लगना चाहिए, एक डिजिट के जस्ट बाद, ठीक है। तो अगर हमें 2 के बाद पॉइंट को लगाना है तो हमें कितना अंक इधर जाना पड़ेगा,
1 2 2 अंक के बाद हमें इधर जाना पड़ेगा, तब कहीं 2 के बाद पॉइंट लगेगा। तो अब गौर फरमाइए, ये 6 इधर है, यानी कि एरो का साइन हमें इधर देना पड़ेगा, और इस पॉइंट को फिर 2 अंक इधर, जितना अंक हम उधर जा रहे हैं उतना ही अंक पॉइंट के हमें मल्टीप्लिकेंट में अपोजिट जाना पड़ेगा, एक दूसरे के विपरीत जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जो पॉइंट यहाँ है यह उठ करके यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म का रूप हो जाएगा 7.324866 मल्टीप्लाइड बाय 2.8956। तो ये था 36 का रूल्स, जिसमें एरो जो हैं, जो तीर हैं, एक दूसरे के अपोजिट भागते हैं, यानी कि पॉइंट को हर हाल में, ध्यान रखिएगा, पॉइंट को हर हाल में जो गुणक होते हैं, जो मल्टीप्लायर होते हैं, उसके पहले अंक के जस्ट बाद हर हाल में लगाना होता है। तो लगाने के लिए जितना अंक हम राइट साइड जाएंगे उतना ही अंक हम मल्टीप्लिकेंट में, मीन्स गुणनी में बाईं तरफ भागेंगे, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट को उसके निर्धारित स्थान पे रखेंगे, इसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका 36 का रूल्स। अब 63 का रूल्स क्या होता है वो भी हम लोग देखते हैं। 63 के रूल्स के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए एक एग्जांपल है 0.08721 मल्टीप्लाई बाय 48.0653। ये मान के चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो ये जरा गौर फरमाइए, 6 का मुंह इस तरफ है और 3 का मुंह इधर है, यानी मल्टीप्लिकेंट में आपको इधर जाना है और मल्टीप्लायर में आपको इधर आना है। जरा देखिए यहाँ पे 48 के बाद पॉइंट है, तो निश्चित रूप से अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी पॉइंट लगेगा वो मल्टीप्लायर के पहले डिजिट के बाद लगेगा। तो निश्चित रूप से ये जो पॉइंट है एक अंक इधर आ जाएगा और 4 के बाद लग जाएगा। जब ये एरो इधर आएगा तो निश्चित रूप से ये वाला एरो इधर जाएगा, क्योंकि दोनों का मुंह एक तरफ है, एक तरफ राम का तीर और दूसरे तरफ से रावण का तीर, और दोनों टकराएंगे, ठीक है। तो एक अंक हम इधर आ रहे हैं पॉइंट 4 के बाद बैठाने के लिए, तो निश्चित रूप से दूसरे साइड में मल्टीप्लिकेंट में हमें एक अंक दाहिनी तरफ जाना पड़ेगा, यानी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हो जाएगा 0.8721 मल्टीप्लाइड बाय 4.80653। बस ध्यान आपको यही रखना है विद्यार्थियों कि मल्टीप्लायर में पहले अंक के बाद ही आपको हर हाल में पॉइंट रखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ रहा है, हमें दाहिनी से बाईं ओर आना पड़ रहा है या बाईं से दाहिनी ओर जाना पड़ रहा है, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगर हमें दाहिने से बाईं ओर आना पड़ रहा है तो मल्टीप्लिकेंट में बाएं से दाहिने जाना पड़ेगा, यानी एरो को हर हाल में एक दूसरे का अपोजिट भी भेजना है। अगर एरो इधर से इधर लाना है हमें मल्टीप्लिकेंट में, तो मल्टीप्लायर में इधर से इधर जाएगा। ध्यान रखिएगा, बस यही 2 रूल्स हैं आपके 36 और 63 के रूल्स, और इसी के अंतर्गत आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट होता है, बनता है। तो मैं समझता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने में कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अगर इनकेस अगर कुछ परेशानी अगर लगती भी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब उसके बाद क्या करना है, मैंने भी आप लोगों को बताया कि बहुत बड़ा से बड़ा जो पॉइंट वाले गुणे होते हैं उनको यहाँ चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलिए उसी के अगले स्टेप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप कहता है गुणक को गुण के नीचे रखना। जब स्टैंडर्ड फॉर्म, पहला काम है आपका, कोई भी क्वेश्चन मिला हो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्रिएट हो गया,
तो दूसरा काम है आपका, ये देखिए, जो मल्टीप्लायर है वो मल्टीप्लिकेंट के जस्ट नीचे रखना, और ध्यान ये रखना है कि पॉइंट एक दूसरे के सामने रहे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बना हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बना हुआ है। और जहां पे पॉइंट होगा, आपको ये पता ही है कि जब भी मल्टीप्लायर में पॉइंट होगा वो एक डिजिट के बाद ही होगा, देख सकते हैं एक डिजिट के बाद ही होगा, उसके आगे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक डिजिट के बाद आपका पॉइंट यहाँ पे बैठा, और मल्टीप्लिकेंट में कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट, लेकिन ध्यान हमें ये रखना है गुणा करने से पहले कि दोनों का आमने सामने एक दूसरे के ऊपर नीचे पॉइंट का होना जरूरी है। ठीक है, तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट में कहता आवश्यकता से एक अधिक अंक रखना। अगर प्रश्न में आपको ये कह दिया है कि 2 दशमलव अंक तक आपको मान निकालना है, गुणा करना है, तो आपको दशमलव के 3 अंक तक आपको गुणे करने पड़ेंगे, यानी 3 अंक तक ही लेना है, आपको ज्यादा नहीं लेना है। संकुचित विधि का यही तो एक फायदा है, जितना अंक आपको बोल रहा है दशमलव के बाद, उससे बस 1 अंक ज्यादा लीजिए, और ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। मान लिया जाए कि दशमलव के बाद यहाँ आपके पास 5 अंक हैं, और आपको दशमलव के 2 अंक तक का ही आपको रिजल्ट निकालना है, तो दशमलव के 2 अंक यहाँ हुए, 1 अंक और आपको बढ़ा के लेना है, बाकी को हटा देना है। 1 अंक लेने के पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि आप जानते हैं कि दशमलव के बाद सार्थक अंकों में रिजल्ट निकालने के लिए आपको एक अधिक अंक लेने से, चूंकि आप सन्निकटीकरण में भी आप इस बात को देख चुके हैं कि आपको एक एक्स्ट्रा अंक लेने से आपको सन्निकट मान निकालने में सुविधा होती है। उसी के लिए आपको यहाँ पे जितना अंक बोला जाता है प्रश्न में, उससे एक अधिक अंक लेकर के बाकी सारे अंकों को हटा देना होता है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हुआ कि आवश्यकता से एक अधिक अंक आपको लेकर के और गुणा का काम करना है। चौथा पॉइंट बोलता क्या है, मल्टीप्लिकेंट में शून्य बैठाना। अगर सफिशिएंट, जितना प्रश्न में बोल रहा है, अगर उतने सफिशिएंट अंक आपके पास नहीं उपलब्ध हैं, तो आप आवश्यकता अनुसार मल्टीप्लिकेंट में दाहिनी तरफ 0 बैठा सकते हैं, और आप अपना गुणा कर सकते हैं और निर्धारित मान निकाल सकते हैं। और लास्ट है आपका 5वां, गुणा करना। तो गुणा करना है तो उसके लिए भी हम लोग अब देखेंगे कि कैसे गुणा करना है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म आप 36 और 63 के रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है गुणक को गुण के नीचे रखना। हमेशा ध्यान रखिएगा कि गुणक और गुण के पॉइंट आमने सामने ऊपर नीचे होने चाहिए। तीसरा है आवश्यकता से एक अधिक अंक रखना। जितना आपका डिजायर रिजल्ट निकालना है, जितना इच्छित अंक निकालना है, उससे 1 अंक अधिक आपको रख करके और बाकी सारे अंकों को हटा देना है और आपको गुणा करना है। नेक्स्ट है आपका गुण में शून्य बैठाना। मीन्स मल्टीप्लिकेंट में अगर सफिशिएंट अंक नहीं उपलब्ध हों तो आप मल्टीप्लिकेंट के दाहिनी तरफ उतने ज़्यादा शून्य आप बैठा करके और मान निकाल सकते हैं। और अब है आपका गुणा करना। कैसे करना है आइए देखते हैं। तो अभी मैं बता रहा था कि चलिए अब हम लोग गुणा करते हैं, लेकिन गुणा करने से पहले आप लोगों को एक मेथड जानना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आप लोगों को पहले चैप्टर सन्निकटीकरण यानी अप्रोक्सीमेशन में भी मैंने बताया हुआ है। मैंने क्या बताया हुआ है कि जब भी 5 होता है या 5 से जैसे ही ऊपर हम लोग जाते हैं कैरी 1 हो जाता है, हासिल 1 हो जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी लगेगा। 5 से पहले कोई हासिल कोई भी कैरी नहीं लिया जाता, हाथ में कोई भी अंक नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो 5 से लेकर के 14 तक आपका कैरी 1 रहेगा, हासिल 1 रहेगा। और 15 जैसे ही शुरू होता है हासिल 2 हो जाता है। और 15 से लेकर 24 तक अगर आपका गुणा में आ रहा है पहला तो 2 रहेगा। फिर 25 से लेकर के 34 तक यहाँ पे आपका अंक 3 हो जाता है। अब कैसे होता है ये भी आप देख सकते हैं।
आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं 15 की बात आती है तो 5 को हटा देते हैं तो 1 यहाँ आ जाता है ना, तो 1 और 1 2 हो जाता है। आपको पता है ना कि जब भी छोड़ा जाने वाला पहला अंक 5 या उससे अधिक होता है तो 1 जुड़ जाता है। ये मैंने आप लोगों को सन्निकटीकरण में बताया हुआ है। और अगर आपको यहाँ कहीं अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जा करके इसके बारे में पूरा डिटेल से जान सकते हैं। तो 5 या 5 से जैसे ही अंक वो बढ़ जाता है, एक अंक सामने वाले बाएं अंक में जुड़ जाता है, तो 1 और 1 2 हो जाता है। और ये 24 तक चलता है, क्योंकि अगर इसको बाहर निकालते हैं 4 को तो इसमें कुछ भी नहीं जुड़ता है। 1 से 4 तक कोई भी अंक नहीं जुड़ता है। जैसे ही 5 हो जाता है एक अंक जुड़ना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे फिर भी 2 ही रहता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी 25 जैसे हुआ, 5 छूटने वाला, पहला अंक 5 है यानी 1 जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पे 2 और 1 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये 34 तक चलता है, क्योंकि छूटने वाला पहला अंक 4 है इसलिए यहाँ पे 0 होगा, इसलिए 3 ही यहाँ पे आपका कैरी होने वाला अंक होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है 5 से लेकर के 14 तक में अगर आप गुणा करते हैं तो हासिल 1 होगा, 15 से लेकर के 24 तक में हासिल 2 होगा, और 25 से लेकर के 34 तक हासिल 3 होगा, 35 से 44 तक 4, 45 से 54 तक 5, और इसी तरीके से आपका बढ़ता जाएगा। ध्यान ये रखना है कि जब भी आप मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट के पहले डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं और उस समय अगर ये इस कंडीशन आती है तभी वो नियम लागू होगा, उसके बाद साधारण गुणे की तरह आपका चलता जाएगा। अभी मैं इसको एक एग्जांपल लेकर के भी आप लोगों को बताऊंगा। आइए विद्यार्थियों, आइए देखते हैं गुणा की संकुचित विधि के माध्यम से कैसे बड़े बड़े दशमलव वाले गुणा को कैसे चंद मिनटों में, चंद सेकेंडों में कह सकते हैं, आप इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आइए एक एग्जांपल लेकर के इसको बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है ये 9645.685 को 0.076582 से दोनों को एक दूसरे से गुणा करना है। दो दशमलव स्थान के यथार्थ मान तक गुणा कीजिए, यानी आपको दशमलव के 2 अंकों तक आपको गुणा करके रिजल्ट निकालना है। तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया, पहला स्टेप है कि मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके सामने 2 रूल्स हैं, 36 और 63 का रूल्स। देखिए अब कौन सा रूल्स यहाँ पे लागू होता है। तो आपके सामने ये है क्वेश्चन 9645.865 इंटू 0.0765832। तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो हमारा मल्टीप्लायर है उसके पहले अंक में हमको दशमलव बैठाना है, यानी 7 के बाद बैठाना है। दशमलव अभी कहाँ पे है दोस्तों, ये यहाँ पे है, तो हमें 7 के बाद बैठाना है। तो 1 2 अंक के बाद हमें इधर ले जाना है, 2 अंक हमें दाहिनी तरफ ले जाना है। तो ये मल्टीप्लिकेंट में किधर हो जाएगा, वो बाईं तरफ चला आएगा। अगर मैंने आप लोग को बताया भी कि एक दाहिनी जा रहा है तो एक बाईं जाएगा, निश्चित रूप से ये 3 की तरफ जा रहा है और ये 6 की तरफ, देखिए मुंह की तरफ खुला हुआ है, 6 की तरफ और ये 3 की तरफ जा रहा है, यानी 36 का रूल्स यहाँ पे आपका लागू होगा। क्योंकि मल्टीप्लिकेंट में, मल्टीप्लायर में ये इधर दाहिनी तरफ जा रहा है फिर, और ये तो निश्चित रूप से मल्टीप्लिकेंट में बाईं तरफ जाएगा। तो हमें 2 अंक के बाद यानी 7 के बाद पॉइंट बैठाना है। तो इधर क्या हो जाएगा 7.65832, ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद। तो निश्चित रूप से ये पॉइंट यहाँ पे है तो 2 डिजिट लेफ्ट चला जाएगा खिसक के, और ये 96, ये जो 96 है यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और ये 96.458685 हो जाएगा टोटल। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो गया। पहला काम तो आपने कर लिया। दूसरा काम क्या करना है कि
मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर के पॉइंट एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए। ये देखिए 96.456 और मैंने 85 को बाहर निकाला है, क्यों नहीं निकाला है ये मैं बता रहा हूँ। और 7 देखिए 7 और 96 के पॉइंट आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने, ठीक है, एकदम आमने सामने होने चाहिए। और 65832, चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि दशमलव के 2 अंकों तक आपको शुद्ध मान निकालना है, तो मैंने आप लोग को नियम 3 में बताया भी था कि जितने अंक वो आपको बोल रहा है क्वेश्चन में उससे 1 अंक ज़्यादा लेंगे। तो 2 दशमलव अंक तक बोल रहा है तो दशमलव के 2 अंक यहाँ तक हुआ, उसके 1 अधिक अंक हम लोग लेंगे और बाकी को एक लाइन खींच करके उस सबको साइड कर देंगे, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, 7 के बाद यानी पॉइंट जहाँ पे लगता है उसके बाद 3 अंक लेकर के बाकी सबको बाहर कर देंगे। और अब गुणा की करने की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। यहाँ दोस्तों एक गुणा करने की विधि भी है, विचित्र है। हम लोग साधारण गुणा में यहाँ से शुरुआत करते हैं और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और फिर सबके साथ करते जाते हैं गुणा। लेकिन यहाँ पे यानी दाहिना से हम लोग फिर बायां चलते जाते हैं साधारण गुणा में, लेकिन गुणा के संकुचित विधि में बायां से हम लोग दाहिना मल्टीप्लाई करते हैं। बायां गुणा से बायां अंक लेते हैं मल्टीप्लायर का और मल्टीप्लिकेंट का दाहिना अंक लेकर के और मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आप लोगों को अप्रोक्सीमेशन में भी सन्निकटीकरण में बताया भी था कि किस तरीके से आपको काम करना है। सेम कंडीशन वहाँ पे यहाँ पे भी है। कैसे होता है लागू, कैसे होता है गुणा, वो आइए हम लोग देखते हैं। 7 को चूंकि पहला छोड़ा गया अंक 8 है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और कट कर देंगे, ठीक है। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा 56 होता है, 56 होता है। साधारण गुणा में क्या लिखते हैं हम लोग, 6 और कैरी में 5 रख लेते हैं हम लोग, हासिल में 5 रख लेते हैं, लेकिन यहाँ कैरी में 6 होगा। चूंकि आप जानते हैं सन्निकटीकरण का नियम, छूटने वाला पहला अंक 6 है, निश्चित रूप से 5 से बड़ा है तो इसमें 1 जुड़ जाता है तो ये 6 हो जाता है, ठीक है। पहला अंक में ही ऐसा होगा, बाकी सब में साधारण गुणा का नियम लागू होगा। तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 होगा और कैरी ऐसी स्थिति में 6 हो जाएगा, ठीक है। हासिल आपका 6 हो जाएगा, तो उसको हासिल के रूप में रखिए और कुछ अभी करना नहीं है। उसके बाद फिर अब साधारण गुणा का नियम लागू हो जाएगा। पहला में ही सिर्फ ये वाला नियम लागू होगा, संकुचित विधि वाला, और दूसरा में आप मल्टीप्लाई जैसे करते जाएंगे आप साधारण गुणा का नियम लागू होना शुरू हो जाएगा। 7 से फिर 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 6 42 यानी 7 6 जा 42 और ये 6 जुड़ गया, 42 और 6 48, ये 48 हो गया। तो यहाँ पे 8 हमारा लिखा जाएगा। और अब ऐसी स्थिति में अब जो कैरी होगा वो 4 ही होगा। जो पहली बार जो मल्टीप्लाई करेंगे वो गुणा के संकुचित विधि वाला नियम लागू होगा, बाकी का सारा जितना भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे साधारण सा नियम लागू होगा, ठीक है। तो 7 6 जा 42 और कैरी रहा 6, तो टोटल 48 हो गया। 48 का 8 कैरी रहा 4, 7 5 जा 35, 35 और 4 39, कैरी रहा 3, 7 4 जा 28, 28 और कैरी रहा था हमारा 3, 28 और 3 31, फिर कैरी रहा आपका 3, 7 6 जा 42, 42 और 3 45, कैरी रहा 4, 7 9 जा 63, 63 और 4 67। अब पॉइंट कहाँ बैठाना है, निश्चित रूप से 3 डिजिट के बाद ही बैठाना है, 1 2 3 के बाद ही बैठाना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ आपका पहला डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन।
दूसरा डिजिट अब इसको उठाएंगे, ठीक है। गुणा की संकुचित विधि की यही तो आनंद है, ये तुरंत तुरंत आपका मल्टीप्लाई होगा। अब 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक इधर कटा एक इधर कटा, अब 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको कैरी के रूप में रखेंगे। 6 6 जा 36 होता है, 6 6 जा 36 होता है। कैरी कितना, अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो निश्चित रूप से यहाँ 4 कैरी होगा, ये 6 बाहर निकला तो 1 होगा, यहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो वो 1 ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे कैरी आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। 6 6 जा 36, कैरी रहा 4। अब उसको कैरी के रूप में ही हम लोग रखेंगे। अब 6 5 जा 30 और 4 34 का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे कैरी हो जाएगा 3। अब सिंपल, अब साधारण गुणा का नियम लागू होगा। तो 6 5 जा 30 और 4 कैरी वाला 34 हो जाएगा और कैरी रह जाएगा 3। 6 4 जा 24, 24 और 3 27, कैरी रहा 2। 6 6 जा 36 और 2 38, कैरी रहा 3। और 6 9 जा 54, 54 और 3 57, और फिर वहीं पे 1 2 3 डिजिट के बाद 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मल्टीप्लिकेशन होता है कॉन्ट्रैक्टेड मेथड में, गुणा की संकुचित विधि में। अब देखिए ये दूसरा से दूसरा डिजिट आपका कट गया, तीसरा डिजिट लेते हैं 5 से। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25 होता है। कैरी कितना, कैरी यहाँ पे एक और जुड़ जाएगा, 5 चूंकि बाहर निकल गया है तो एक कैरी 3 हो जाएगा, तो कैरी के लिए रखना है आपको। और 5 4 जा, अब यहाँ से फिर साधारण गुणा के नियम लागू हो जाएंगे। 5 4 जा 20 और 3 23, अब कैरी हो गया 2। और 5 6 जा 30 और 2 32 का 2, कैरी रहा 3। 5 9 जा 45, 45 और 3 48। और फिर वही उसी तरीके से आपका पॉइंट का जगह चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं चौथे डिजिट की तरफ, 8 से आपको मल्टीप्लाई करना है 4। 8 चौका 32, 8 4 जा 32। अब देखिए तो कितना कैरी होना चाहिए, निश्चित रूप से बाहर जाने वाला अंक 2 है, इसलिए इसमें 3 में कुछ भी जुड़ेगा नहीं, इसलिए कैरी 3 ही होगा, ठीक है। तो 8 4 जा 32, कैरी रहा 3, ये सिर्फ कैरी करने के लिए। और 8 6 जा 48, 48 और 3 51, 51 का 1 हो जाएगा, कैरी रह गया यहाँ पे 5। और 8 9 जा 72, 72 और 5 77। अब देखिए पॉइंट के पहले इसमें कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे चुपचाप, और इधर 0 लगा सकते हैं, 0 लगाने में कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे तो सारा इधर मल्टीप्लायर का सारा डिजिट तो कट गया, लेकिन अभी भी आपका मल्टीप्लिकेंट का 2 डिजिट बाकी है। तो जब तक मल्टीप्लिकेंट का सारा डिजिट कट ना जाए तब तक हम लोग इसको काटते रहेंगे। अगर हमारे पास मल्टीप्लायर में डिजिट बचा हुआ है तो भले ही वो बाहर हो, बाहर इसलिए किया गया है क्योंकि हमें पॉइंट के 3 अंक तक का ही मान निकालना है, इसलिए उसको हमने बाहर कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 का। 3 6 जा 18 होता है। देखिए दोस्तों 18 बाहर निकलने वाला पहला अंक 8 है,
इसलिए इसमें एक जुड़ जाएगा तो कैरी हो जाएगा 2। तो 3 6 जा 18 कैरी रहा 2 और 3 9 जा 27 और 2 29। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 29। अब देखिए तो इधर अगर कुछ नहीं तो इसमें यहाँ पे फिर 0 बैठा करके और फिर पॉइंट बैठा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.029। ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है, इसलिए आगे भी थोड़ा सा हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो आपका हो गया। 9 अभी भी बचा हुआ है तो 9 को भी काटना है हमें। तो 2 से 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 9 जा 18 होता है 18, यानी कि एक 8 बाहर हो रहा है, यानी कि एक यहाँ भी जुड़ जाएगा। तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो और कुछ है नहीं, इसलिए सिर्फ 2 लिख देंगे। यहाँ पे 2 लिख देंगे और चूंकि पॉइंट 3 अंक के बाद बैठाना है इसलिए 0 0 और फिर पॉइंट 0। और इस तरीके से आपका टोटल मल्टीप्लिकेंट का जितना भी डिजिट था वो सारा का सारा कट चुका है। अब हमें फाइनली क्या करना है, सिंपली जिस तरह हम लोग जोड़ते हैं जोड़ देना है। देखिए 8 4 12 3 15 1 16 9 25 और 2 27। अब यहाँ सिंपली जोड़ना है, यहाँ कुछ नहीं करना है। 27 का 7 कैरी रहा 2। अब आते हैं यहाँ पे 9 7 16 2 18 7 25 और 2 27 और 2 29। 9 हाथ में रहा 2 1 8 9 8 17 7 24 और 2 26। फिर हाथ में रहा 2 5 7 12 4 16 और 2 18। हाथ में रहा 1 7 5 12 और एक हाथ वाला 13। हाथ में रहा 1 6 और 1 7। तो अब देखिए 3 डिजिट के बाद आपका यहाँ पे पॉइंट देना है। तो फाइनली रिजल्ट क्या आया, अब यहाँ पे अब आप लोग को दिखाते हैं 738.697। रिजल्ट क्या निकालना था हमें, 2 दशमलव अंक तक। हमने 3 दशमलव तक इसलिए निकाला, अब आपकी यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि 3 अंक तक क्यों निकाला गया। 7 को बाहर करते हैं क्योंकि अब आपको यहाँ सन्निकट करना है, सन्निकट मान निकालना है। तो निश्चित रूप से 2 अंक लेंगे, बाकी तीसरा अंक को बाहर रखेंगे। और चूंकि ये 5 से ज़्यादा है इसलिए इसमें 1 अंक जुड़ जाएगा और यहाँ पे रिजल्ट जो होगा वो आपका ये हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को गुणा की संकुचित विधि एक नया विधि आप लोग के सामने मैंने पेश किया, जो कि आप लोग को बहुत ही आनंद आया होगा इसको बनाने में। निश्चित रूप से ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी, चूँकि जैक द्वारा भले ही सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है लेकिन इसको हटाया नहीं गया है, ये भी शामिल है उस रिड्यूस सिलेबस में। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप लेकर के आप लोगों को बताया है। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूँगा कि अब आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर को बनाना शुरू कर दें और मैक्सिमम क्वेश्चन को बनाएं। कहीं कोई परेशानी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। बात आती है इसके अगले कुछ टॉपिक्स की, तो मैं अगले वीडियोज़ में मैं इसके जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको मैं पूरा करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबी काफ़ी हो जाएगी, आप भी उब जाएंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप उबें, आपका इंटरेस्ट बना रहे, मैं यही चाहता हूँ। तो इंटरेस्ट के साथ, जोश के साथ, रुचि के साथ वीडियोज़ को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और